हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई मैम प्री बोर्ड का जो आंसर की है वो कब तक आएगी, या आप हमें डिस्कस कीजिए हमारे साथ पेपर। तो ये बेटा आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन आंसर की है मेरे पास। ठीक है, तो मैं आंसर की आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये मॉर्निंग शिफ्ट का देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पेपर रहा है। देखिए, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है दोनों का, बस क्वेश्चन थोड़े से चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले आपकी मॉर्निंग का देखेंगे, इसके बाद इसकी जो आंसर की है उसको देखेंगे, और फिर सेकंड शिफ्ट की आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम दोनों काम करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10th क्लास का है, उर्दू बी का है। ठीक है, 80 मार्क्स का है आपका, और 3 घंटे का था। उम्मीद करती हूँ आप लोग ने बहुत अच्छे से दिया होगा। ठीक है, और इससे आपको एक अंदाज़ा भी मिल गया होगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, ताकि आप बोर्ड में और अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपको दिया गया कि पहले आपको ना 2 गैर दरसी इक़्तिबास दिए गए, जिसमें एक नसरी है और एक शेरी है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना था और इनके जवाब देने थे। ठीक है, यहाँ अब आप अगर देखें तो आप पढ़ सकते हैं कि ये तालिबे इल्म के बारे में है, कि भाई तालिबे इल्म कौन होता है, किसको कहा जाता है, यानी स्टूडेंट जो आप हैं। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कि भाई तालिबे इल्म कौन होता है, सच्चा तालिबे इल्म कैसे अव्वलीन फ़राइज़ समझता है। ठीक है, यानी उसका क्या अव्वलीन फ़र्ज़ है। इसके बाद यहाँ लिखा है तालिबे इल्म की उसकी जो आला सिफ़ात है ना, 2 आला सिफ़ात क्या हैं ये बताइए। हुब्बुल वतनी के जोश में मोहब्बत वतन क्या लगा देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नफ़रत का मुतज़ाद आपको दिया गया है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे। चलिए अब हम एक काम करते हैं। इसका प्रिंट मेरे पास साफ़ नहीं आ पाया है किसी वजह से। ख़ैर, हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम इसके जवाब देंगे। तालिबे इल्म बेशक इल्म तलब करने वाले को कहते हैं, है ना। तालिबे इल्म क्या है, इल्म तलब करने वाला होता है, जिसे इल्म की चाह हो। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही क्लियर हो गया कि भाई तालिबे इल्म क्या है, तो यहाँ क्लियर हो गया। आगे आ जाइए। सच्चा तालिबे इल्म सिर्फ इल्म की जुस्तजू में ही नहीं रहता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी खूब समझता है। यानी सिर्फ उसका काम पढ़ना ही नहीं होता, उसकी और जिम्मेदारियाँ हैं, उनको भी उसे समझना होता है। वो इल्म के हुसूल के साथ अपने मादिर वतन, यानी जहाँ वो पैदा हुआ है, ठीक है, की खिदमत को अपना अव्वलीन फ़रीज़ा समझता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपको क्लियर हो गया कि भाई उसका अव्वलीन फ़रीज़ा क्या है, तो वतन की खिदमत करना। इसकी शुरुआत सबसे पहले वो अपने घर और स्कूल से ही करता है। यानी वो अपने घर को अच्छा रखने की कोशिश करेगा, अपने स्कूल को अच्छा रखने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे आजकल के बच्चे हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन आपने ये खुद भी नोटिस करा होगा, क्या करते हैं, स्कूल के फ़ैन इस टाइप के हैं, वो उसे झुला के ना फूल बना के चले जाते हैं। अब आपको लगता है कि भई ये गवर्नमेंट का पैसा है, ठीक है, मैं मानती हूँ गवर्नमेंट का पैसा, आपको दर्द नहीं है उस चीज़ का। लेकिन बेटा, गर्मी में फिर तो आपको भी बैठना पड़ता है ना। आपकी अगर मॉर्निंग शिफ्ट के ऐसा करते हैं, तो इवनिंग शिफ्ट में भी आपके भाई पढ़ते हैं, उनको बैठना पड़ता है। अगर इवनिंग शिफ्ट के बॉयज़ ऐसा करते हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी बहनें पढ़ती हैं, उन्हें बैठना पड़ता है ना? तो नुकसान इनडायरेक्टली आप अपना ही कर रहे हैं, है ना? तो आप अच्छे तालिबे इल्म नहीं हुए। आप अपनी जो आपकी एक हम कह सकते हैं, एक आपका काम है, एक आपका फ़र्ज़ है, आप उसको बखूबी नहीं निभा रहे हैं, है ना? तो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया कि सबसे पहले आपको अपना घर, क्या आप अपने घर के पंखों को भी ऐसे ही ख़राब कर देते हैं? एकदम ही मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं आपको बता रही हूँ, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो एक अच्छा तालिबे इल्म है, वो सिर्फ़ पढ़ने-लिखने को ही अपना शौक़ नहीं मानेगा, उसका और भी काम है, जैसे अपने घर, अपने स्कूल को अच्छा रखना, ठीक है? और जब वो घर और स्कूल को अच्छा रखता है, उसके बाद वो अपने आस-पास के माहौल को भी अच्छा रखता है। तो यहाँ लिखते हैं, अपने आस-पास की सफाई रखना, बुज़ुर्ग यानी जो बड़े बूढ़े लोग हों, है ना? उनकी खिदमत करना, बड़ों के अहकाम मानना, यानी बड़ा अगर कोई आपको हुक्म दे तो उसको आप मानें, उसके ताबे रहें। उस्ताद की इज़्ज़त करना, वालिदैन की फरमाबरदारी करना, है ना? कौमी खिदमत में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना, ये एक आला सिफ़ात तालिबे इल्म की पहचान है। अब आपका तीसरा सवाल यही था कि जो तालिबे इल्म आला सिफ़ात है, उसकी क्या खिदमत, मतलब उसकी क्या पहचान है? तो आपको पता चल गया उसकी क्या पहचान है। आपने यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख दिया होगा, ठीक है? आगे आ जाइए। लिखा है, वतन से मोहब्बत किसे नहीं होती, यानी कौन ऐसा है जिसे अपने वतन से मोहब्बत नहीं होती? तो कहते हैं, जानवर भी जहाँ रहता है, वहाँ उसको लगाव हो जाता है। तो आप कहते हैं कि भाई देखिए, अगर कोई जानवर जहाँ रहता है, तो वहाँ उसको उस जगह से लगाव हो जाता है। फिर इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है ना? अल्लाह पाक ने सबसे अशरफ बनाया है इंसान को। तो कहते हैं, जब हुब्बुल वतनी एक मकसद जोश है, ठीक है? जब कह रही हूँ, हुब्बुल वतनी एक
मुक़द्दस जोश है यानी जो बहुत अच्छी चीज़ है ना? जो इंसान के अंदर एक जज़्बा है, ठीक है? जिससे क्या होता है वो अपने वतन के ख़ातिर क्या करता है, जान की बाज़ी तक लगा देता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन था कि भाई हुब्बुल वतनी के जोश में मुहब्बे वतन यानी जो वतन से मोहब्बत कर रहा है वो क्या कर देता है? तो अपनी जान की बाज़ी भी लगा देता है, ठीक है? आखिरी सवाल था नफ़रत का क्या होगा? तो नफ़रत का क्या होगा? उल्फ़त, है ना? अगर हम इस पैराग्राफ से देखते हैं तो नफ़रत का मोहब्बत हो जाएगा, अदरवाइज़ नफ़रत का उल्फ़त होता है, ठीक है? आगे आ जाइए। अगले सवाल पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे आपको ये एक पैराग्राफ दिया गया है, मतलब शेरी इक़्तिबास है, ये भी आपका गैर दर्सी है, इसे आपको पढ़ना था, ठीक है? और इसे पढ़ने के बाद यहाँ पे जवाब देना था। अब देखिए इसमें जो आपको पहला सवाल दिया गया है वो ये लिखा है टहनी पर कौन किस हालत में बैठा था। अब अगला सवाल यहाँ पे आपको लिखा है बुलबुल ने किस तरह दिन गुजारा। तीसरा सवाल दिखा है किसने खुद को ज़रा सा कीड़ा कहा है, ठीक है? ज़रा सा कीड़ा किसने कहा है। इसके बाद आपका पांचवा सवाल था बुलबुल अपने आशियाने तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा था। और लास्ट में पांचवा सवाल है जुगनू ने बुलबुल से अंधेरी रात का गम ना करने को क्यों कहा, ठीक है? तो ये आपके 5 सवाल थे। अब हम इसको पढ़ते हैं, अगर हम इस इक़्तिबास को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, टहनी पर किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, ठीक है? क्या कहते हैं कि शजर मतलब पेड़, पेड़ की टहनी पर बुलबुल उदास बैठा हुआ था। कहता था कि रात सर पे आई यानी रात हो चुकी है, उड़ने चुगने में दिन गुजारा यानी उड़ता रहा, कुछ खाता रहा, इसी में मैंने अपना सारा दिन गुजार दिया। पहुंचू किस तरह आशियाने तक, आशियाना मतलब होता है घर, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। अब यानी अंधेरा हो गया जिसकी वजह से उसे अपना घर नज़र नहीं आ रहा है, तो बेचारा अपसेट बैठा है और सोच रहा है कैसे अपने घर तक पहुंचूं। सुनकर बुलबुल की आहुजारी यानी वो बेचारा परेशान है, एक तरह से आह कर रहा है, रो रहा है ना? तो इसको किसने सुना, जुगनू कोई पास ही से बोला, यानी जुगनू भाई साहब बैठे थे और वो पास से ही बोले। क्या बोले, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, यानी आपकी मदद के लिए जानो दिल दोनों तरह से मैं हाजिर हूँ। ये अलग बात है कि मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। यानी कहते हैं तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर रात अंधेरी है इट्स ओके, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी राह में, राह मतलब रास्ता, मैं आपके रास्ते में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया, ठीक है? अल्लाह पाक ने मुझे ये एक मशाल दी है, यानी अल्लाह पाक ने मुझे एक क़ुव्वत बख्शी है जो मैं चमक सकता हूँ, है ना? और चमकने की वजह से मैं क्या हो गया हूँ, दिया हो गया हूँ, यानी किसी राहगीर की रास्ते में रोशनी कर सकता हूँ। हाँ, बज़ाहिर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती है ना? लेकिन देखिए इस नज़्म के पीछे एक मकसद है। मकसद ये है कि अगर अल्लाह पाक ने आपको ज़रा सी भी सलाहियत दी है, ज़रा सी भी क़ुव्वत दी है, आप दूसरों के काम आ सकें, तो आपको दूसरों के काम आना चाहिए, है ना? ये सोचना नहीं चाहिए कि यार मैं वो पूरा करवा पाऊँगा या नहीं, या सचमुच मैं पूरा मतलब उस काम को कंप्लीट करा पाऊँगा या मेरे बस का नहीं है, कहीं मुझे बीच में ना छोड़ना पड़े। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो भी आप आगे बढ़िए, अगर आपको आता है तो आप दूसरों की मदद कीजिए, ठीक है? थोड़े शुरू-शुरू में हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन बाद में आपको क्या होगा, जब आप बाद में उसे करेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह! मैं किसी के काम आ सका, है ना? तो यहाँ जुगनू ने भी क्या की, हेल्प की, जबकि जो बुलबुल थी उसने हेल्प नहीं माँगी, लेकिन जुगनू ने सुना कि इसको मेरी ज़रूरत है, तो वो खुद आ गया हेल्प के लिए आगे, राइट? और ऐसा करने से अल्लाह पाक आपको इसका बदला देगा, है ना? अब लिखते हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। आ गई बात समझ में? यानी इस दुनिया में वही इंसान अच्छा है, उसी को ही याद किया जाएगा जो दूसरों के काम आएगा, ठीक है? सबके अंदर सलाहियत होती है कुछ ना कुछ, लेकिन हम सबको नहीं याद रखते। हम सिर्फ उसको याद रखते हैं जो दूसरों के लिए काम करे, है ना? दूसरों के लिए अच्छा सोचे, है ना? अपना मफाद देखे बिना ही दूसरों का काम करे, ठीक है? अब इसी तरह से यहाँ आपको लिखा है टहनी पर कौन किस हालत में बैठा था, तो उदास हालत में कौन बैठा था, बुलबुल बैठा था, ठीक है? बुलबुल ने किस तरह दिन गुजारा था, उड़ने में और चुगने में, ठीक है? किसने खुद को ज़रा सा कीड़ा बताया था, तो आपने पढ़ा अभी जुगनू ने बताया था। अगला सवाल, बुलबुल अपने आशियाने तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना? उम्मीद करती हूँ आपने यही आंसर लिखे होंगे, ठीक है बेटा? अगर आपने इस तरह से आंसर नहीं लिखे हैं तो अपनी जो लिखने की तरीका है या जवाब देने का जो तरीका है, आंसर फ्रेम करने का जो तरीका है, उसे चेंज कीजिए, ठीक है? ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके।
जुगनू ने बुलबुल से अंधेरी रात का गम करने को क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि मैं तुम्हारी राह में रोशनी करूँगा, इसलिए तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। राइट? तो ये 2 आपके गैर दरसी इक़्तिबास थे, इसलिए मैंने इसे डिटेल में आपको समझा दिया है। अब ये 2 आपके दरसी इक़्तिबास हैं, इन्हें आप खुद पढ़ेंगे और फटाफट से जवाब देंगे। ठीक है? इसमें पहला जो इक़्तिबास है कि ये किसका कौन से सबक से लिया गया है, तो आपको ज़बानों के घर हिंदुस्तान से लिया गया है। ठीक है? इसके बाद आर्या कौम जो है ये कहाँ तरक्की कर रही थी? तो इंडिया में ही कर रही थी। है ना? इसके बाद लिखा है आर्या लोग किसे कहते हैं? ठीक है? आर्या लोग कैसे थे बताइए जल्दी से। और संस्कृत किस ज़बान की शाख है? ठीक है? हिंदुस्तान के पुराने बसने वाले कौन-सी ज़बानें बोलते थे? अब आ जाइए जल्दी-जल्दी यहाँ से देख लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा। सबसे पहला जो आपका सवाल है कि भई ये किससे लिया गया है? तो मैंने आपको बता दिया है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये आपकी चैप्टर से लिया गया है। ये यहाँ अगला सवाल आपको दिया गया है कि भई आर्या कौम कहाँ तरक्की कर रही थी? तो ये देखिए उत्तरी भारत में कर रही थी। ठीक है? अगला सवाल आर्या लोग कैसे थे? तो कैसे थे? ये लोग बहादुर थे, अच्छी शक्ल के थे, है ना? और घोड़ों से काम लेते थे, खेती वगैरह करना जानते थे। ठीक है? यानी एक तरक्की याफ्ता कौम थी आर्या जो थी। इसके बाद लिखते हैं संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो आपको पता है ये हिंद आर्याई ज़बानों की शाख है। ठीक है? अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है ना, इसे आर्याई ज़बान कहते हैं, ये संस्कृत भी इसी की ही शाख है। ठीक है? अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है हिंदुस्तान के पुराने बसने वाले लोग कौन सी ज़बान बोलते थे? तो यहाँ के लोग प्राकृत बोलते थे, जिसे हम लोग द्राविड़ी भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है? आगे लिखा है हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने, कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में, जो तू बड़ा है तो मुझ सा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़कर दिखा मुझको। ठीक है? तो आपको ये पढ़ते के साथ याद आ गया होगा, ये पहाड़ और गिलहरी की नज़्म है, जिसे इकबाल साहब ने लिखा है। ठीक है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन तो यहीं नहीं पड़ गया। ठीक है? अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। तो आपको इसका मरकज़ी ख़्याल याद होगा, अगर आप इस नज़्म की तशरीह करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पूरी अच्छे से याद होगी कि भई यहाँ पहाड़ और गिलहरी में बहस हो रही है। पहाड़ कह रहा है मैं सुपीरियर हूँ और गिलहरी कह रही है अल्लाह पाक ने किसी को भी सुपीरियर नहीं बनाया है, सब अपनी-अपनी जगह पे बेस्ट है ना? कोई किसी से ज़्यादा नहीं है तो कोई किसी से कम भी नहीं है। ठीक है? तो वही वो कह रही है कि तुम्हें अगर अल्लाह पाक ने बड़ा बनाया तो तुम्हारे अंदर चलने-फिरने की क़ुव्वत नहीं है। तुम एक छोटी-सी छालिया, एक नट्स को नहीं तोड़ सकते। राइट? आगे आ जाइए। मंतज़ा ज़ेर जो आपके अशार हैं, इनमें किसने किससे बातें कही हैं, यानी कौन-कौन सी बातें कही गई हैं? हैं? तमाम बातें किसने किससे कही हैं? तो यहाँ पे गिलहरी ने पहाड़ से कहा है, याद रखिएगा। पहाड़ का जो हिस्सा है वो यहाँ आपको नहीं दिया गया है। यह सारी बात गिलहरी कह रही है पहाड़ से। ठीक है? बड़ा और छोटा होना किसकी हिकमत है? तो खुदा ताला की हिकमत है। ठीक है? लफ्ज़ खूबी का मुतज़ाद क्या है? खूबी का मुतज़ाद क्या होता है? कमी, ख़ामी। ठीक है? आगे आ जाइए। अगला सवाल यहाँ लिखा है कि इनमें से किसी भी एक उन्वान पर आपको 250 लफ्ज़ में लिखना था, तो मज़हबी त्यौहार लिखा हो या सेहत और खेल लिखा हो या फिर आपने तारीख़ी मकामात की सैर लिखा हो। जो आपने लिखा है उम्मीद करती हूँ सही लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे चैनल पर ये सब चीज़ें अपलोड हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए कि भाई बड़े भाई की शादी है, उसमें आपको शिरकत करना है, इसके लिए छुट्टी आपको चाहिए। तो मैंने आप लोग से बार-बार कहा है कि बेटा यही 2-4 एप्लीकेशंस हैं जो आपकी रिपीट होती हैं, जैसे सेक्शन तब्दील कराना है, फ़ीस माफ़ करवाना है, छुट्टी लेनी है ना? गर्ज़ ये है तो छुट्टी की ना, चाहे बड़े भाई की शादी हो, चाहे बहन की शादी हो या कहीं ज़रूरी काम हो या बीमार पड़ गए, तो गर्ज़ ये कि लेना आपको छुट्टी ही है ना? तो बस यहाँ से थोड़ा-सा हेडिंग चेंज कर देना है, बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है दोनों में से कोई एक करना था। अपने दोस्त को एक ख़त लिखकर दिल्ली के बारे में बताइए। ठीक है? तो दोनों में से जो भी आपने किया। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बेटा सबक का ख़ुलासा और आपके शायर या अदीब के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएँगे। अब देखिए यहाँ रज़िया सुल्तान के सबक का ख़ुलासा पूछ लिया गया है ना? तो आपको बताना होता है कि भई ये सबक किसने लिखा है। अगर ये मान लीजिए एक हम कह सकते हैं इदारा है या कहीं से लिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके बारे में बताएँगे भई रज़िया सुल्तान कौन थीं, है ना? किसकी बेटी थीं? कब तक हुकूमत करी, कितने वक़्त हुकूमत की, हुकूमत कैसे की, है ना? अवाम के लिए क्या काम किए, तो उसको सबको समराइज़ करके हमें लिखना था। अगर आपने रतन सिंह के बारे में लिखा है, तो हमने आपको ये बता दिया था कि भई सबसे पहले आपको बताना है कि वो कब और कहाँ पैदा हुए थे,
है ना। उसके बाद उनकी तालीम क्या थी, फिर उन्होंने उर्दू अदब में क्या किया और कब उनका इंतकाल हुआ, है ना। तो मैंने आपको बताया था इस पैटर्न में आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपने ऐसे ही लिखा होगा। आगे आ जाइए, इस जो आपका नज़्म है ए शरीफ इंसानों, इसका मरकज़ी ख़याल क्या है। तो बेटा मरकज़ी ख़याल होते हैं कि ओवरऑल वो क्या कहना चाह रही है, यानी उस नज़्म में क्या बात आपको बताई गई है ना। आपको उसकी तशरीह नहीं करनी है ना, उसमें आपको बताना है कि नज़्म आपसे क्या कह रही है। अगला सवाल है, मीर तकी मीर के तारुफ कराते हुए उनकी शायरी बयान करना है आपको। तो देखिए, पहले आपको बताना है मीर कब और कहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है किस तरह से वो आगरा में पैदा होने के बाद दिल्ली आ गए थे, है ना, तलाशे माश में हम कह सकते हैं। उसके बाद दिल्ली में रह के उन्होंने दिल्ली की कत्ल गारत को देखा, है ना। और इसी दौरान उनकी शायरी में गम, तकलीफ़, है ना, दिल्ली की अक्कासी, जो अहमद शाह नादिर शाह के हमले थे, वो सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। और उसके बाद फिर आप उनके जो दीवान हैं 7, है ना, 6 उर्दू में हैं, 1 फ़ारसी में है। इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो आप थोड़ा-थोड़ा लिख सकते थे। उनकी कुछ जो आपके अशार शामिल हैं, ग़ज़लें वग़ैरह, उनको आप लिख सकते थे। ठीक है? इसके बाद वो कब मरे, कहाँ मरे, ठीक है? ये लिख के आपको अपनी बात ख़त्म करनी थी। तो उम्मीद करती हूँ इसी तरह से आप लोगों ने किया होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है कि कुछ आपको सवालात दिए गए हैं जो एमसीक्यू हैं, उनके जवाब आपको लिखने हैं। अब यहाँ लिखा है मार्च में सालाना इम्तिहान होगा, है ना? यानी किसकी बात हो गई? मुस्तक़बिल की, फ्यूचर की बात हो गई, ठीक है? फ़र्ज़, फ़र्ज़ की जमा क्या होगा? फ़राइज़, ठीक है? मुताज़ाद लिखना है मौजूद का, मौजूद जो वहाँ मौजूद है तो उसका अपोज़िट क्या हो जाएगा? गायब। लाहिक़ा, आपको पता है लाहिक़ा कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो अब देखिए यहाँ आप खुद देख सकते हैं, बे, बा, बे, ये तीनों तो आगे लगे, तो सिर्फ़ यही बचा, यही लाहिक़ा होगा। सुख़नवर, है ना? ऐसे ही देखिए यहाँ लिखा हुआ है साबका, साबका कहते हैं जो आगे लगे। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे नाक, मंद, दार, तीनों पीछे लगे, यानी ये तो तीनों लाहिक़े के एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पे बे वाला आगे लगा, बेक़रार, यही आपका एक सही हो गया। आ रही है बात समझ में? तो यानी आप ऑड वन आउट भी कर सकते हैं, है ना? जो 3 एक जैसे लिख रहे हैं उन्हें आप हटा दीजिए। जब आप उन 3 को हटा देंगे, चौथा आपके पास खुद ही आंसर बच जाएगा। ठीक है? आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है मुज़क्कर की पहचान कीजिए। इसके लिए मैं आपको 100 मर्तबा बता चुकी हूँ बेटा। जब भी आपसे कहा जाए मुज़क्कर की पहचान कीजिए या मुअन्निस की पहचान कीजिए, तो आपको सिंपल सा ये करना होता है कि जो लफ़्ज़ आपको दिया गया है उसको जुमले में इस्तेमाल कर लीजिए। रास्ता, रास्ता बंद है ना? रास्ता लंबा है ना? तो लंबा, लंबी तो नहीं बोल रहे, है ना? अब मेहनत करनी चाहिए, देखो ये तो लड़की हो गई, है ना? तालीम हासिल करनी चाहिए, देखो ये भी लड़की हो गई, है ना? जहालत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना? बढ़ गई है, ये भी लड़की हो गई, है ना? तो यहाँ रास्ता बंद है, तो यही आपका क्या हो गया? मुज़क्कर हो गया, ठीक है? देखिए बेटा, यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौसैन की अलामत बतानी है। तो देखिए यहाँ पे ना आंसर ही गलत दिया गया है, ठीक है? कौसैन इस तरह से ब्रैकेट को कहा जाता है, ठीक है? वो यहाँ दिया ही नहीं गया है, ठीक। कुछ बच्चों ने वावेन लगा दिया है, अब देखिए इसका क्या होता है। बाकी कॉसेन जो है ब्रैकेट को कहा जाता है, ब्रैकेट यहाँ दिया ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कमर, कमर का मतलब क्या होता है? चांद, ठीक है। अब आपको क्या करना है? चांद का मुतरादिफ बताना है, यानी उसका सिनोनियम बताना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माह, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला यहाँ लिखा है मुहावरे हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, तो ये आप लोग खुद से कर चुके होंगे, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ आपको कुछ सवालात दिए हैं जिनके जवाब सबके देने हैं आपको, ठीक है। पहला सवाल आपको लिखा है अफसाना काट गया जो घोड़ा है उसके वजीर की बेचैनी का क्या सबब था, तो आपको इसका जवाब देना है क्या सबब था, ठीक है। ई टिकट किसे कहते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है तख्त नशीनी के बाद रज़ा सुल्तान ने क्या अहद किया था। तो ये सब क्वेश्चन आपके, अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा तो ये कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर से भी है, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल जो आपको दिया गया है, कर्नल से कारतूस मांगने वाला घुड़सवार कौन था, ठीक है। दूसरा लिखा है द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते थे। तो आपको पता है ये जो है आपका द्राविड़ी ज़बान ही बोलते थे जो द्राविड़ थे, या प्राकृत ज़बानें बोलते थे, ठीक है। आगे आ जाइए। ये सब अभी मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी, मार्किंग स्कीम दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप उससे मैच कर लीजिएगा एक बार। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी सवाल है सारे आपको जवाब देने, यानी ये आपके ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है रूह तामीर के ज़ख्म खाने से शायर की क्या मुराद है, या पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या क्या कहा, ठीक है। कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तू ज़रा सी चीज़ है, तू ना चीज़ है ना। इस तरह से गिलहरी से जो बहस हुई थी वो सब यहाँ आपको लिखनी थी। अगला सवाल देखिए, नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों ये किसने लिखी है, ये आपको बताना था। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि चिड़िया जो है वो खुदा की तस्बीह कैसे करती है, यानी तस्बीह ख़्वानी कैसे करती है, कैसे चहचहा कर, है ना। यानी वो चहचहाती है और इससे वो अल्लाह की इबादत करती है,
ठीक है। अब लास्ट सवाल जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं कि मैम इसमें रदीफ क्या है। तो देखिए बेटा, रदीफ उसको कहा जाता है जो दोनों मिसरों में बिल्कुल सेम सेम लफ्ज़ होते हैं। ठीक है। जैसे अब आपको पता है, अपना खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर, जन्म मशरक़ में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, पहले मिसरे में अगर मतला है तो इसमें रदीफ काफ़िया होता है, वरना पहले मिसरे में कभी भी रदीफ काफ़िया नहीं होगा। और इसी तरह से तीसरे में नहीं होगा, हमेशा ऑड नंबर में चलता है, ओ सॉरी इवन नंबर में चलता है। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, इधर 1, 5, 3 इनमें नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें रदीफ क्या है, तो देखिए, का खून है आखिर, का खून है आखिर, ये आपका रदीफ है। और ये जो आदम लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा आलम लिखा हुआ है, ये आपका दोनों क्या है, काफिया है। आई बात समझ में। का खून है आखिर, ये पूरा रदीफ है। ठीक। और आलम और आदम ये दोनों क्या हैं, ये आपके काफ़ी हैं। ठीक है। कुछ लोग सिर्फ आखिर लिख के आए हैं, कुछ लोग खून है आखिर लिख के आए हैं। ठीक है। लेकिन असल में रदीफ का मतलब होता है जो बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम लफ्ज़ हो। ठीक। और जो एक जैसी आवाज़ पे ख़त्म हो रहे हैं वो काफ़िया होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको पेपर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहले मॉर्निंग शिफ्ट की मार्किंग स्कीम देखते हैं, फिर इवनिंग शिफ्ट की देखेंगे और फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए, अब ये आपकी मार्किंग स्कीम है। ठीक है। तो ये ऑफिशियली आई हुई है आपकी, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए फटाफट से। ठीक है। इसी तरह से आपको जवाब देने हैं और सारे जवाब ऑलमोस्ट यही हैं जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। फटाफट से आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, अगर हम मज़मून की बात करें तो इस तरह से ही लिखना होता है मज़मून, और 10 नंबर इस तरह से आपसे बनते हैं कि भाई तमहीद आपने सही लिखा है, नफ़्स मज़मून ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका अंदाज़ बयान कैसा है, फिर आपने लास्ट में उसका इख्तिताम कैसे किया, उसे ख़ात्मा कैसे किया है ना, एंड कैसे किया है उसका। तो इन सब चीज़ों को देख के नंबर मिलते हैं, इसका पर्टिकुलर कोई वो नहीं होता। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दरख्वास्त वगैरह की, तो इसमें भी यही होता है। ठीक है। तो इसका भी क्या होता है कि भाई पहले आपको खाका कि भाई आपने जो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या दोस्त को लिख रहे हैं तो उसको अच्छे से ग्रीट किया है या नहीं किया है ना। फिर बीच का सारा मामला जो भी आपका मामला है वो सही से लिखा है या नहीं, और लास्ट में फिर आपको जो खात्मा होता है वो अच्छे से किया है या नहीं। ठीक है। और जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के हिसाब से लिखा है या नहीं, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके जो सवालात दिए गए हैं वो सब ये है, अपने अंदाज से खुद तहरीर आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। बाकी जो आपके ये टिक मार्क थे, देखिए यहाँ पे फ़ेल मुस्तक़बिल हो गया, फ़राइज़, गायब, सुख़नवर, बेक़रार, रास्ता, है ना? अब यहाँ पे इन्होंने उसको ना ये इन्वर्टेड कॉमा ही मान लिया है। ठीक है? जो आपका हमने पढ़ा था ना कॉसेन, तो उसे ना इन्वर्टेड कॉमा मान लिया है, जबकि ये वोवेन होता है ना? चलिए ख़ैर कोई बात नहीं, इसको ही अगर इन्होंने सही माना है तो आप लोग इसे ही लिख लेंगे, और इसका आंसर माँ है। ठीक है? माँ मतलब चाँद। ठीक है? आगे आ जाइए। अभी आपके जो सवालात थे उनके जवाबात हैं, जल्दी-जल्दी देख लीजिए फटाफट से। ये देखिए। ठीक है। वैसे ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी हैं जब आपने चैप्टर पढ़े, तो अगर आपने वहाँ पढ़ लिया होगा तो इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन खैर बच्चे पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये थी आपकी क्या मार्किंग स्कीम। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो सेकंड शिफ्ट में भी ऑलमोस्ट यही पेपर रहा है। ठीक है। तो उसकी फिर हम दोबारा कभी वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।